मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर चंद्रमा के द्वारा बनने वाले 6 राजयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गज केसरी योग के विषय में। मित्रों, गज केसरी योग की बात करें तो जब कभी भी गुरु और चंद्रमा किसी भी लग्न की कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, या फिर गुरु और चंद्रमा का आपस में केंद्रीय संबंध बन जाए, यानी जहाँ पर गुरु बैठे हुए हों वहाँ से चंद्रमा चौथे, सातवें या 10वें हों, तो इसे कहा जाता है केंद्रीय संबंध। यानी गज केसरी योग का निर्माण दो प्रकार से होता है। गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तब भी गज केसरी योग माना जाएगा, और गुरु चंद्रमा का केंद्रीय संबंध बन जाए तब भी गज केसरी योग माना जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जब गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए। तो ध्यान ये रखना है आपको कि यदि यह युति यानी गुरु और चंद्रमा की युति केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भावों में बनती है तो ज़्यादा अच्छा फल देगी। अन्य भावों में यदि ये युति बनती है तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाती। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि गुरु ग्रह स्वगृही या मित्र ग्रही हो सकते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा स्वगृही, मित्र ग्रही, उच्च राशि के हो सकते हैं, या चंद्रमा भी गुरु भी उच्च राशि के हो सकते हैं। यानी गुरु की स्वराशि की बात करें तो धनु राशि, मीन राशि, ठीक है। इसके अलावा मेष राशि या फिर सिंह राशि या फिर कर्क राशि में ये उच्च अवस्था के होते हैं, तो ये राशियां हो सकती हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो या तो वृषभ राशि यानी अपनी उच्च राशि में हो, या फिर अपनी मित्र राशियों में हो, या फिर स्वराशि यानी कर्क राशि के हों। चंद्रमा वृश्चिक के नहीं होना चाहिए और गुरु जो है मकर राशि के नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक में नीच के होते हैं और गुरु मकर में नीच के होते हैं। तो इन राशियों में ये युति नहीं होना चाहिए। यदि मित्र राशियों में या स्वराशि में युति बनती है केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, तो अच्छा फल देगी और ये राजयोग कारक स्थिति मानी जाएगी। अब इसके कारण होगा क्या, देखिए, जातक के मानसिक विचार स्थिर बने रह सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। रह सकते हैं इसलिए बोला क्योंकि आपको देखना होगा क्या किसी अन्य पापक ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। लेकिन यदि नहीं है तो निश्चित रूप से जातक की सकारात्मक शक्ति होगी, जातक के अंदर विचार शक्ति पॉजिटिव बनी रहेगी। जातक धर्मात्मक किस्म का होगा। ध्यान रखें, जब कभी धर्मात्मक की बात चल रही है तो नवम भाव के स्वामी की स्थिति अवश्य चेक करें। ईश्वरी कृपा प्राप्त होते हैं इससे जातक। गजकेसरी योग के प्रभाव से जातक के जीवन में धन धान्य की कमी सामान्यता नहीं रहती। विशेष रूप से इनकी दशा अंतरदशा के दौरान यदि ये दोनों ग्रह कारक बन रहे हैं तो निश्चित रूप से धन धान्य में वृद्धि होने का योग बनता है। मान सम्मान अच्छा होगा। गुरु की कृपा या माता का सहयोग जातक को मिलता रहेगा। इसके अलावा गुरु से संबंधित कार्यों जैसे मांगलिक कार्य, धन से संबंधित कार्य, संतान इत्यादि से संबंधित कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। मन की सकारात्मकता बनी रहेगी। इसके अलावा जातक को अपनी माता का सहयोग, अपने गुरु का सहयोग मिलता रहेगा। इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। यानी गजकेसरी योग अपने आप में चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक प्रबल राजयोग है। आप इसे गुरु के द्वारा बनने वाला राजयोग भी मान सकते हैं, क्योंकि जब कभी गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से ये सुफलदायी स्थिति बनती है। आइए चंद्रमा के द्वारा बनने वाले अगले राजयोग के विषय में चर्चा करते हैं। मित्रों, चंद्रमा के द्वारा बनने वाला दूसरा राजयोग है जिसे लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाए, मित्रों ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं हो। यानी मंगल ग्रह की हम बात करें तो मंगल ग्रह क्योंकि कर्क राशि में नीच अवस्था के होते हैं तो कर्क राशि का जो है मंगल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से चंद्रमा वृश्चिक राशि का नहीं होना चाहिए। चंद्रमा और मंगल यदि एक साथ बैठ जाएं, लेकिन कोई भी ग्रह मित्र राशि का तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन नीच अवस्था का कम से कम नहीं होना चाहिए। तो चंद्र मंगल के योग के कारण लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, और लक्ष्मी योग के कारण जातक धनी होगा। यानी निश्चित रूप से जीवन काल में वह धन की स्थिति को बेहतर कर लेगा और विचारों में स्थिरता बनी रहेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ऐसा जातक होता है। युद्ध कला में भी जातक निपुण हो सकता है। यानी चंद्र मंगल योग के कारण विशेष रूप से यदि यह युति धन भाव या फिर लाभ भाव या केंद्र में या त्रिकोण के भावों में शुभ स्थिति में यदि बन जाए तो निश्चित रूप से इस युति के शुभ प्रभाव देखे जा सकते हैं। मैंने इस वीडियो में हालांकि मंगल ग्रह को दसम भाव के अंदर, नवम भाव या फिर एकादश भाव में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। चंद्र मंगल की युति यदि इन भावों के अंदर बनती है तो निश्चित रूप से धन प्रदायक होगी। जीवन काल में जातक अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से धन की स्थिति को बेहतर कर लेगा। सामाजिक रूप से सुदृढ़ स्थिति जातक की बनी रह सकती है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। तो ये चंद्रमा के द्वारा बनने वाला अपने आप में एक अच्छा राजयोग कहा जा सकता है। मित्रों, चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक शुभ योग है केमोद्रम भंग योग। इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। अभी समझेंगे कि किस प्रकार से ये एक प्रकार का राजयोग ही कहा जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं केमोद्रम योग को, क्योंकि केमोद्रम योग को समझेंगे तभी हम केमोद्रम भंग योग को समझ पाएंगे। देखिए, जब कभी भी चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर अकेला बैठ जाए और किसी भी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत ना हो तो इसे केमोद्रम दोष कहा जाएगा, या केमोद्रम योग भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इस योग का सामान्यतः नेगेटिव प्रभाव दिखाई देते हैं। यानी जातक के विचारों में स्थिरता नहीं रहती, विचारों में उतार चढ़ाव काफी हद तक बना रहता है। तो चंद्रमा का किसी शुभ ग्रह के साथ होना या शुभ ग्रह से दृष्ट होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत यदि चंद्रमा मान लीजिए कि किसी भाव के अंदर अकेला बैठा हुआ हो
और ऐसे चंद्रमा पर या तो किस शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या फिर सारे ग्रह जो कुंडली के सारे शुभ ग्रह हैं वह केंद्र में बैठ जाए, ठीक है, केंद्रस्थ हो जाए वह, या फिर त्रिकोण के भावों में बैठ जाए, तो इसे कहा जाता है केमुद्रम भंग योग। इस योग के कारण जातक जीवन में धनवान होगा, दीर्घायु होगा और विश्वविख्यात होगा। विश्वविख्यात का तात्पर्य अपने समाज में वह विख्यात होगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि विश्वविख्यात के लिए जरूरी यह है कि सूर्य की स्थिति मजबूत हो, लग्न लग्नेश की स्थिति मजबूत हो, उसके लिए काफ़ी चीज़ों पर विचार करना होगा। लेकिन रहा सवाल समाज में विख्यात होने का, तो निश्चित रूप से केमुद्रम भंग योग बन रहा है, तो जातक अपने समाज में प्रसिद्ध होगा, दीर्घायु होगा, धनवान होगा और अपना नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। आइए समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने चंद्रमा को यहाँ पर कुंडली के 10वें घर में लिख दिया है। अब चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, अब अकेले बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है केमुद्रम योग बनेगा, केमुद्रम दोष बनेगा। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं केमुद्रम भंग योग की, अब यहाँ पर देखिए शुक्र और बुध जो कुंडली के शुभ ग्रह हैं बैठे हुए कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर और अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी चंद्रमा जो है वो बुध के द्वारा और शुक्र के द्वारा दृष्ट हो गया है, जबकि गुरु के द्वारा हालांकि ये दृष्ट नहीं है, लेकिन गुरु कुंडली के केंद्र के घर में यानी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। जबकि मंगल की बात करें तो मंगल कुंडली के 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। यानी अगर आप कुंडली के 5 मुख्य ग्रहों की चर्चा करें तो जो कि अच्छे माने गए हैं सामान्यतः, तो आप देखें कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति कुंडली के अंदर शुभ है। हालांकि यहाँ पर शनि की स्थिति भी आपको देखना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। बाकी सारे ग्रह यदि केंद्र में या त्रिकोण के अंदर बैठ जाए तो निश्चित रूप से केमुद्रम भंग योग बनेगा और इसके शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन काल के दौरान दिखाई देंगे। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा नीच राशि में कम से कम नहीं बैठा हुआ होना चाहिए और जिस ग्रह का दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर वह कम से कम नीच दृष्टि प्रभाव ना दिखा रहा हो। मित्रों, आइए बात करते हैं आज के चौथे राजयोग, जिसे सुनफा योग के नाम से जाना जाता है। सुनफा योग कुंडली में तब बनता है कि जब चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से दूसरे भाव में कोई अन्य शुभ ग्रह बैठे हुए हों। हालांकि दूसरे भाव में कोई सूर्य, राहु या केतु ना हो। सूर्य, राहु, केतु की हम बात नहीं कर रहे हैं। बाकी के ग्रह यदि चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं वहां से दूसरे भाव में यदि बैठ जाएं तो इसे कहा जाता है सुनफा योग। कोई भी ग्रह वह बैठ सकता है, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, कोई भी एक ग्रह हो सकता है, तो इसे काफी अच्छा योग माना जा सकता है। इस योग के कारण होता क्या है, जातक धनवान होगा, वाणी के माध्यम से धन कमाने वाला होगा, अच्छा वक्ता हो सकता है, स्व उपार्जित धन संपत्ति का मालिक हो सकता है, शासकीय क्षेत्रों में जातक को लाभ हो इस बात की प्रबल संभावना बनती है और जातक का जीवन अच्छा वह व्यतीत करता है, जातक समाज में प्रसिद्ध होता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको देखना होगा कि चंद्रमा से दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके अनुसार भी प्रभाव दिखाई देता है। मान लीजिए कि जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से दूसरे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठ जाएं, ठीक है, तो गुरु यदि चंद्रमा से दूसरे बैठे हुए हैं तो गुरु से बनने वाले सुनफा योग के कारण जातक अनुभवी होगा, धनी होगा, प्रसिद्ध होगा और कुलीन होगा। धार्मिक किस्म का भी जातक रहता है, इस बात की भी प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। अब मान लीजिए कि जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहाँ से दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, यानी शुक्र से चंद्रमा से जो सुनफा का योग बन रहा है वह शुक्र के कारण यदि बन रहा है तो जातक वैभवशाली होगा, सुख संपत्ति से युक्त होगा, धन संपत्ति से युक्त होगा, सुख संपन्नता जीवन काल के दौरान बनी रहेगी, भूमि भवन वाहन का जातक स्वामी होगा जीवन काल के दौरान निश्चित रूप से। यदि मान लीजिए कि सुनफा योग जो है वो मंगल के कारण बन रहा है, यानी चंद्रमा जहाँ पर बैठे हुए वहाँ से मंगल के कारण सुनफा योग का निर्माण होता है, जातक के अंदर काबिलियत होगी और जातक साहसी होगा, ठीक है, किसी भी काम को करने की क्षमता अपने अंदर होगी, जातक मेहनत से परिश्रम करके धनवान बनेगा। लेकिन कई बार होता यह है कि जातक अपने स्वार्थ को भी सिद्ध करने लग जाता है। अब मान लीजिए कि बुध के कारण यदि सुनफा योग बन रहा है, जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहाँ से बुध दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो कला संगीत इत्यादि में जातक रुचि हो सकती है, ठीक है, तर्क शक्ति जातक के अच्छी होगी, कुशल वक्ता हो सकता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से शनि दूसरे भाव में के अंदर बैठे हुए, यानी शनि के कारण जो है सुनफा योग बन रहा है तो जातक परिश्रमी व्यक्ति होगा, व्यवसाय किस्म का होगा, धनी होगा, इसके अलावा सामर्थ्यवान होगा। सबसे बड़ी बात कि अपने सामर्थ्य के दम पर जीवन को उन्नत कर पाता है। मित्रों, चंद्रमा के द्वारा बनने वाला आज का 5वां राजयोग इस प्रकार से, जिसे हम अनफा योग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, जिस भी भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हों वहाँ से यदि 12वें भाव में, जिसमें सूर्य, राहु और केतु नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहाँ से 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो अनफा योग बनता है। अब अनफा योग के कारण होता यह है सामान्यतः शारीरिक सुदृढ़ता जातक की सामान्यतः बनी रहती है,
मृदुभाषी होगा, सदाचारी होगा। इसके अलावा रोग आसानी से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। समाज में मान सम्मान उसे अच्छा हासिल होगा। लेकिन अलग अलग ग्रहों के द्वारा बनने वाला अनफा योग अलग अलग प्रभाव भी देता है, तो उसे भी समझना होगा। अब यहाँ पर मैंने चंद्रमा को 11वें भाव के अंदर लिख दिया है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर ये चंद्रमा बैठे हुए हों। वहाँ से देखिए, वहाँ से 12वें यानी चंद्रमा जहाँ बैठे हों वहाँ से पहले वाले भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह अनफा योग का निर्माण कर रहा है। तो आप देखिएगा कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में अनफा योग का निर्माण कर रहा है। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह चंद्रमा से 12वें हुए तो क्या होगा? जातक बलशाली होगा, शक्ति संपन्न जातक कहा जाएगा, धन संपत्ति से युक्त होगा। लेकिन शुक्र मान लीजिए अनफा योग का निर्माण कर रहा है, तो शुक्र के कारण अनफा योग जो होता है स्त्री धन से युक्त होता है जातक, ठीक है। स्त्री धन का तात्पर्य है कि उनकी सलाह मानने से या फिर उनके सहयोग से जातक जीवन काल में प्रगति दर्ज करता है। आकर्षक किस्म का होगा और बुद्धिमान किस्म का होगा। यदि मान लीजिए मंगल के कारण जो है अनफा योग बन रहा है तो नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी, युद्ध कला इत्यादि में जातक जो है निपुणता प्राप्त करता है या निपुण होता है। इसके अलावा मान लीजिए बुध के द्वारा यदि अनफा योग का निर्माण हो रहा है तो गायन, संगीत, कला, नृत्य, ठीक है, इन चीज़ों में जातक की रुचि होगी, यानी किसी न किसी प्रकार की कलात्मक गुण जातक के अंदर होता है। शनि मान लीजिए अनफा योग का निर्माण हो रहा है शनि के कारण, तो जातक भूमि भवन वाहन से युक्त, इसके अलावा कुशल वक्ता, सुखी संपन्न होगा, परिश्रम से धन कमाने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। यानी ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी मानी गई। मित्रों ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम अनफा या सुनफा योग की बात कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको देख लेना चाहिए कि चंद्रमा राहु से युक्त ना हो और केतु से युक्त ना हो या सूर्य से युक्त ना हो या इन ग्रहों के दृष्टि प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, तभी इसका अच्छा प्रभाव दिखाई दे सकता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के द्वारा बनने वाले आज के 6वें राजयोग, जिसे हम दुर्धरा योग के नाम से जानते हैं। देखिए दुर्धरा योग बनता कैसे, पहले इसे समझ लेते हैं। चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा हुआ हो वहाँ से पहले वाले भाव में और बाद वाले भाव में यदि कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो, लेकिन ध्यान रखें चंद्रमा के पहले और बाद वाले भाव में कोई पापक ग्रह जैसे कि सूर्य, राहु, केतु की उपस्थिति नहीं होना चाहिए और इन ग्रहों के दृष्टि प्रभाव से ये मुक्त होना चाहिए। समझने के लिए मैंने यहाँ पर चंद्रमा को 10वें भाव में लिखा है और गुरु कुंडली के 90 भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा के एक घर बाद शुक्र बैठे हुए हैं। यानी चंद्रमा 2 शुभ ग्रहों शुक्र और गुरु के मध्य स्थित है, तो आप इसे दुर्धरा योग मान सकते हैं। और इस योग के कारण होगा यह, जातक धनी होगा, कीर्तिवान होगा, समृद्धवान होगा, यश, मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा जीवन काल के दौरान किसी न किसी रूप में अर्जित अवश्य करता है। नौकर चाकर युक्त भी हो सकता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव हालांकि यहाँ पर देखना होगा। उदार चित्त होगा, इसके अलावा धर्मात्मक किस्म का होगा। हालांकि यहाँ पर आपको धर्मात्मा की जब भी बात चल रही हो तो नवम भाव के स्वामी की स्थिति अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। लेकिन इस उदाहरण की चर्चा करें तो इसमें गुरु ग्रह क्योंकि भाग्येश तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई राशि का अंक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ गुरु ग्रह नवम भाव में कारक जरूर होते हैं और अति विशिष्ट फलदायी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। तो गुरु नवम भाव के अंदर स्थित है तो निश्चित रूप से जातक धर्मात्मा होगा और इसकी बात की प्रबल संभावना बनती है। सांसारिक साधनों को भोगने में सक्षम होगा, दान पुण्य युक्त होगा, यानी दान पुण्य करने में उसकी रुचियाँ रह सकती हैं। तो दुर्धरा योग के भी काफ़ी सुपरिणाम देखे जा सकते हैं। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें। यदि आपके किसी प्रकार के सुझाव हों तो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। धन्यवाद।